Hello everyone, this is Neetu Rani and today we are going to discuss revision summary of teaching aptitude in 60 minutes from NTA UGC NET General Paper 1. So before discussing the revision summary, first discuss करते हैं हम लोग importance of the topic. So इस topic से कितने question पूछे गए, क्या weightage रहा and difficulty level of questions कैसा रहा, ये बहुत important सवाल होते हैं किसी भी topic को start करने से पहले. तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिनिमम 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे ही जाते हैं और वेटेज बन जाता है मिनिमम 10 मार्क्स का. जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर एक लेवल के होते हैं. इट इज मतलब पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है. सो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को लेकर चल सकते हैं मॉडरेट लेवल के, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़े से लॉजिक्स की जरूरत होती है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है. तो एक बहुत ही इसेंशियल टूल होता है फॉर द असेसमेंट ऑफ टीचर्स, कि टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं, उनके अंदर कौन कौन से मोड ऑफ इवेल्युएशंस होते हैं, कौन कौन से तरीके से वो पढ़ाते हैं, क्या थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, क्या नए नए तरीके वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर. और ये एक असेसमेंट होता है टीचर के लिए कि वो अपने जो तरीके हैं, अपना जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो मतलब सामने रख सके. देन है एक तरीके का ये मोड ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल होता है. वो इंडिविजुअल जो कि अपना प्रोफेशन एज अ टीचर देखता है. एक टीचर किस तरीके से अपने तरीकों को, पढ़ाने के तरीकों को दूसरों के सामने रखता है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से सामने वाले को अपने पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करा सके. राइट, तो मोड ऑफ यहाँ पर देखा जाता है कि टीचर की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या परफॉर्मेंस अच्छी है, क्या वो अपने थॉट्स अपने लर्नर्स तक कन्वे कर पाएगा, ऑल दोज थिंग्स. दिस मेथड रेफर्स टू द नेसेसरी क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर. तो एक टीचर के अंदर, एक सक्सेसफुल टीचर के अंदर ये जो मेथड्स होने चाहिए उसको इवेल्युएट किया जाता है अंडर टीचिंग एप्टीट्यूड. आगे बढ़ जाते हैं. यहाँ पर फेजेस ऑफ टीचिंग को देखते हैं. टीचिंग के 3 फेज होते हैं. ठीक है, एक होता है प्री एक्टिव, दूसरा होता है इंटरएक्टिव एंड तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव. आपने वैसे भी देखा होगा कि एक जो टीचर है वो क्लास में आने से पहले प्लान करता है कि आज मुझे ये लेसन पढ़ाना है या फिर ये एक टॉपिक पढ़ानी है. ठीक है, उस लेसन और टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो प्लान करता है कि ये टॉपिक कुछ प्रैक्टिकल वे में है तो मुझे ये अप्रोचेस यूज़ करनी चाहिए, ये अप्रोचेस यूज़ करनी चाहिए. तो ये क्लास में एंटर करने की पहले की बात है. देन इंटरएक्टिव जो हो जाता है वो क्लास के अंदर आने के बाद की बात है. जो भी उसने प्लान किया होता है टीचर ने, वो इम्प्लीमेंट करता है, मतलब एक्चुअली वो टीच कर रहा होता है जिस भी तरीके से उसने प्लानिंग की है उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए. एंड द लास्ट वन इज योर पोस्ट एक्टिव फेज. जब वो पढ़ा लेता है उसके बाद वो इवेल्युएटिंग एक्टिविटीज अप्लाई करता है, लाइक छोटे मोटे क्वेश्चनिंग करना, छोटे मोटे क्लास टेस्ट लेना, यूनिट टेस्ट लेना, ताकि वो फीडबैक ले सके कि जो भी उसने कॉन्सेप्ट पढ़ाया या लेसन पढ़ाया वो स्टूडेंट तक सही तरीके से कन्वे हो पाया है, क्या स्टूडेंट सीख पाए हैं. सो दीज आर द 3 फेजेस ऑफ टीचिंग. नाउ कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की बात करते हैं. तो टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके अंतर्गत होता यह है कि एक पर्सन जो है जिसको वो टीच कर रहा है, पर्सन इन द सेंस चाइल्ड को कह सकते हैं, चिल्ड्रंस को कह सकते हैं आप, जो चिल्ड्रन हैं उनको वो पढ़ाया जा रहा है. क्यों पढ़ाया जा रहा है, टीच क्यों किया जा रहा है, ताकि वो सोशली, सोसाइटी के हिसाब से जो भी उनके अंदर डिजायरेबल चेंजेस होनी चाहिए उनके बिहेवियर में, ताकि वो सोसाइटी के लोगों के साथ उठ बैठ सके, सोशल बन सके, सही गलत की पहचान कर सके. तो ये एक तरीके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. ठीक है, टीचिंग एक तरीके का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है. टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाना, टीचिंग का मतलब ये है कि टीचर पढ़ा रहा है तो लर्नर सीख रहा है. ये दोनों प्रोसेस को अपने अंतर्गत लेकर चलता है. It is required to bring certain changes in the person according to the need of his society and environment in which he is living. ये जैसे मैंने आपको बताया कि टीचिंग एक पर्सन के अंदर बिहेवियरल चेंजेस लेकर आता है. वो पर्सन के अंदर बिहेवियरल चेंजेस वो किसके हिसाब से लेकर आता है, सोसाइटी और एनवायरनमेंट जहाँ पर वो रह रहा है, कि वहाँ पर वो सही तरीके से रहे, सही नियमों का पालन करे, ऑल दोज थिंग्स. टीचिंग सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट नहीं, एक डायनेमिक प्रोसेस है. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज प्रोसेस. ठीक है, डायनेमिक इन नेचर है. इट इज नॉट
It is also not a fundamental concept as it is greatly influenced by social and human factors. Right? So ये dynamic in nature क्यों है, फंडामेंटल कंसेप्ट क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं उसके बाद फिर नहीं पढ़ते. टीचिंग और लर्निंग ये लाइफ टाइम चलता रहता है. इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. व्हाई इज इट सो? आपने देखा होगा कि हर एक चीज के नए नए अप्रोचेस निकल कर आते हैं. पहले क्या होता था कि हर एक काम जो है ह्यूमन बीइंग करता था. फिर क्या हुआ, मशीन ने उस काम करना स्टार्ट किया, बट वो ऑपरेट हो रहा है मैन के द्वारा. सो आपने देखा कि काम करने के नए नए तरीके. पहले क्या था, कपड़े सब हाथ से ही धोते थे, बट अब वॉशिंग मशीन आ चुका है. बट मशीन को ऑपरेट करना भी आना चाहिए. पहले कपड़े धोना सीखा, उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सीखा. ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम लाइफ लॉन्ग सीखते जा रहे हैं. आगे चलकर वॉशिंग मशीन में नए फीचर्स आ सकते हैं कि आपको ऑपरेट भी ना करना पड़े और आपके कपड़े प्रेस हो जाए. आजकल ऐसा भी आ रहा है ना. तो हम, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया. उसी तरीके से पढ़ाई करने के भी तरीके चेंज हो रहे हैं. उसी तरीके से आप कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन के तरीके चेंज हो रहे हैं. पहले हम क्या करते थे, बात करना होता था, हम लेटर लिखकर बात करते थे, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस था. 1 हफ्ते 15 दिन में एक लेटर एक पर्सन के पास पहुंच रहा है, फिर वो रिप्लाई करे, 1 महीना बीत जाता था. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मोबाइल नहीं, टेलीफोन फोन निकल कर आए. वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे. फिर थोड़ा रेट कम हुआ, फिर नॉर्मल मोबाइल फोन्स आने लगे, फिर स्मार्टफोन्स आने लगे. बट वो सारी चीजें आ तो रही है मार्केट में, उनको सीखना भी तो है टाइम वाइज. और वो जो सीखना है वो क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग ही तो है, जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं. तो पढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं, इन अ फॉर्मल वे, इन अ इनफॉर्मल वे. राइट? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट टीचिंग आर ऑफ 2 टाइप्स, इनफॉर्मल टीचिंग एंड फॉर्मल टीचिंग. देखो, फॉर्मल टीचिंग का मतलब हो गया किसी स्कूल में जाकर पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में जाकर पढ़ रहे हो, एडमिशन लेना पड़ रहा है बकायदा, आप वहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर एडिटर से एक्सपीरियंस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट इज फॉर्मल टीचिंग. आपको एडमिशन लेना पड़ रहा है. बट इनफॉर्मल टीचिंग में आपको कहीं एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आप अपने रिलेटिव से पढ़ रहे हो, अपने फैमिली मेंबर से पढ़ रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, खेल खेल में वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, दैट इज इनफॉर्मल टीचिंग. राइट? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिसंबर 2019 एनटीए यूजीसी नेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड से. सो यू कैन सी गिवन बिलो are 2 statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Right? So you can see assertion में आपको दिया हुआ है कि कोई एक चीज ऐसी हुई. राइट? और रीजन में आपको बताया गया क्यों हुई. आपको चेक करना है दोनों सही हैं, दोनों गलत है, दोनों में से कोई एक सही है, दोनों में से कोई एक गलत है. यू हैव टू फाइंड आउट. assertion देख लो. यूज ऑफ स्लैंग इन formal teaching makes communication lively and interesting. Slang का मतलब होता है slang language. Actually it is slang language, right? Slang का मतलब होता है informal way of teaching. और यहाँ बात किसकी हो रही है, फॉर्मल. फॉर्मल टीचिंग में अगर हम इनफॉर्मल तरीकों का यूज करें तो क्या जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी? बताइए. अभी हमने पढ़ा फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस. अब फॉर्मल टीचिंग में इनफॉर्मल चीजें घुसाओगे तो क्या पसंद आएगी उसे? बिल्कुल भी नहीं. असर्शन रॉन्ग है. अब देख लो, ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, असर्शन ट्रू नहीं है, असर्शन फॉल्स है. वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिला. यू कैन सी हम कितने आसानी से एलिमिनेट कर पा रहे हैं. अब आप कहोगे कि असर्शन फॉल्स है तो फिर रीजन ट्रू कैसे हो सकता है? देख लो आप रीजन ट्रू कैसे है. academic decency demands the avoidance of slang in the classroom environment. ओके, अब कहा जा रहा है कि जो अकेडमी वगैरह में ही तो होती है फॉर्मल टीचिंग, है ना. वहां पे एक डिसेंसी मेंटेन की जाती है कि स्लैंग लैंग्वेज को बिल्कुल भी क्लासरूम एनवायरनमेंट में यूज नहीं करना है. स्लैंग इन द सेंस व्हाट, इनफॉर्मल, ताकि वहां पर सही नॉलेज और सही तरीके सिखाए. तो रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है ना, बट असर्शन रॉन्ग था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं. टीचिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सो सबसे पहले टीचिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव आता है कि टीच करना किसी को. टीचिंग, अगर टीचिंग करा जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट है जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसका बिहेवियर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी
and the environment where he is living. ठीक है, तो बिहेवियर उस सोसाइटी और एनवायरनमेंट में रहने लायक हो ताकि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझे. कंडीशनिंग, स्टूडेंट हर एक पॉइंट को समझे. स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन इस तरीके से समझाना कि हर एक को समझ में आए. तो स्टूडेंट को और भी सारी स्किल्स सिखाना. हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने कुछ भी पहले ना सीखा हो और वो डायरेक्टली वो चीज़ सीखने आ गए, तो उससे पहले की चीज़ें बेसिक्स बताना, दैट इज कंडीशनिंग. सो इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स. देन ट्रेनिंग, जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उसको और भी बेहतर करने के लिए बिहेवियर एंड कंडक्ट को शेप करना. इंस्ट्रक्शन, उनको बताना कि आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स. जैसे कि हमारे अंदर एक बिलीफ बना हुआ है कि गॉड इज एवरीवेयर. ठीक है, हर एक जगह भगवान है ना. वो हमें भले ही नहीं दिखते बट भगवान है, ये बिलीफ हमारे अंदर है, दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन. उसी तरीके से स्टूडेंट के अंदर भी एक बिलीफ बनाना कि आप अगर इसको पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में अच्छा करोगे. आप एग्जाम में अच्छा करोगे तो आप अपने फ्यूचर में अच्छा करोगे, अपने करियर में अच्छा करोगे. दैट इज बिलीफ बनाना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स. देन प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी. अगर ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट अपने अंदर अचीव कर लेता है टीचिंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन के जरिए, तो वो अपने सोसाइटी के लिए एक बहुत ही सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर बनकर निकलेगा. नेक्स्ट है टीचिंग की क्या नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. तो अभी मैंने आपको बताया कि डायनेमिक एनवायरनमेंट का होता है टीचिंग, क्योंकि हमेशा हमें ये प्रोसेस अपने लाइफ लॉन्ग चलाते रहना है. नई चीज़ें आएंगी, हमें उसको सीखना है, सीखते रहना है. इट इज़ अ कॉग्निटिव एक्टिविटी में से एक है ये. सो वन बाय वन इसके अंदर, जैसे मैंने बताया, डायनेमिक इन नेचर है. यहाँ पर हर एक चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसको सीखते चलते, प्रैक्टिकली करते चलते हैं. देन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर स्टडी एंड ट्रेनिंग लाइफ लॉन्ग चलता है, तो ये लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड लर्निंग रहता है. इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है. साथ ही कंटिन्यूस प्रोफेशन है, ये कभी इसका खात्मा नहीं होता. टीचिंग आर्ट होने के साथ साथ एक साइंस है, क्योंकि हम यहाँ पर सीखते तो है ही, साथ ही इम्प्लीमेंट करके नई चीज़ें भी इन्वेंट करते हैं. एंड इट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ साइंस. सो टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग. ठीक है. सो एक बात बताओ, टीचिंग जो है अकेला यहाँ पर पढ़ाना नहीं होता, ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं. एक लर्नर जो है उसको एजुकेशन चाहिए, और एक टीचर जो है उसको एजुकेशन देना है, टीचर को या ट्रेनर को. ठीक है, तो लर्नर एजुकेशन ले रहा है, टीचर एजुकेशन दे रहा है, तो ये तीनों चीज़ों से रिलेटेड है कौन? टीचिंग. इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल सर्विस. एक सोशल सर्विस का ही टाइप है. लोग एक दूसरे को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, नई चीज़ें सिखाते हैं ताकि वो समाज में अच्छा कर सके, समाज आगे बढ़े, है ना. एंड इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि टीचिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं. एंड टीचिंग के कारण ही एक पर्सन के बिहेवियर में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट वेयर ही इज लिविंग. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग. ठीक है, तो फैक्टर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. अगर टीचर के अंदर एक क्वालिटीज़ नहीं, तो वो एक फैक्टर होता है जो कि टीचिंग को अफेक्ट करता है. सबसे पहली बात यह है कि टीचर के पास अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए. वो टीचर खुद भी एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए. उसके पास वो अप्रोप्रिएट डिग्री और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी मान्यता को रख सके. बट सिर्फ डिग्री ही अप्रोप्रिएट नहीं है. अगर उसके पास हर एक चीज़ की डिग्री है बट उसके अंदर स्किल्स नहीं है, पढ़ाने की क्षमता नहीं है, अप्रोप्रिएट वे ऑफ टीचिंग नहीं है, तो भी सही नहीं है. उसके पास सही तरीके होना चाहिए पढ़ाने के, ताकि वो काम इफेक्टिवली कर सके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लर्नर्स के साथ शेयर कर सके. ऐसा मानना है कि अगर कोई टीचर एक्सपीरियंस्ड है तो स्टूडेंट के जो डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उसको आराम से सॉल्व कर पाता है, हैंडल कर पाता है, और क्लासरूम को भी मैनेजेबल बना के रखता है. एक क्लासरूम में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स अगर एक दूसरे से सिर्फ बात करते रहे, पढ़ नहीं पाए, तो उनको मैनेज करना कि वो बात ना करे बल्कि वो अपना पूरा फोकस टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर बना के रखे. तो ऐसा मानना है कि वो एक्सपीरियंस टीचर ज़्यादा अच्छा हैंडल कर पाता है. क्लासरूम एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि टीचिंग को अफेक्ट कर सकता है. सो क्लासरूम में एनवायरनमेंट
कैसे अच्छा बन सकता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए, वहाँ पर टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टीचर कुछ ऐसी एक्टिविटी करे कि लर्नर्स सिर्फ और सिर्फ टीचर के पॉइंट को समझे, सिर्फ जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझे। तो वो क्या एक्टिविटीज करता है जिससे कि लर्नर जो हैं वो एक दूसरे में ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि कॉन्सेंट्रेशन बनाए अपनी स्टडी में। तो वो एक्टिविटीज क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगेन ये दिसंबर 2019 में फॉर 2 मार्क्स पूछा गया था। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट बाय अ टीचर विल लीड टू व्हाट? फर्स्ट, हाई लेवल पार्टिसिपेशन, सेकंड, सिमेंटिक प्रिसीजन, थर्ड, इफेक्टिव इंप्रेशन, फोर्थ, डिलेड फीडबैक। सो इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब कि एक टीचर है, उसने कहा कि आज मैं क्लास में 50 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। क्लास के कितने देर का है? 60 मिनट्स का। यू कैन सी 50 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स। एक टीचर 2 है, उसने कहा मैं 20 क्वेश्चंस कराऊंगा 60 मिनट्स में और हर एक डाउट भी क्लियर करूंगा स्टूडेंट का। डेफिनेटली वो 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स में पढ़ा रहा है, मतलब कि वो हर एक क्वेश्चन को समझाएगा, बताएगा उसका आंसर, एंड देन स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा से रिपीट करके बताएगा, डाउट्स को क्लियर करेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताएगा क्योंकि उस पर सफिशिएंट टाइम भी रहेगा और वो टॉपिक अच्छे से समझा पाएगा। बट यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स है, क्या वो क्वेश्चन समझ भी पाएंगे बच्चे? सीधे क्वेश्चन स्किप होता चला जाएगा, कुछ लोग प्रीवियस क्वेश्चन पे ही टंगे रहेंगे, मतलब एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा और ये क्या होगा? ओवरलोड हो जाएगा। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही समझ में आने हैं, आगे क्वेश्चन तो ऊपर से उड़ जाएंगे, होता है ना ऐसा। तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होगी क्लासरूम एनवायरनमेंट में। तो इससे क्या होगा? इससे क्लासरूम में क्या बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट का? बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट हट जाएगा। डिलेड फीडबैक होगा। व्हाई इज इट सो? क्योंकि बच्चे पीछे ही क्वेश्चन में अटके रहेंगे, आगे क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा, तो स्टूडेंट की तरफ से फीडबैक बहुत लेट आएगा। सिमेंटिक प्रिसीजन नहीं होगा, इफेक्टिव इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कीजिए, नेगेटिव विल बी योर करेक्ट आंसर। Now, what are the methods of teaching? So, there are three methods of teaching. First one is teacher-centered strategy, or you can say teacher-oriented method. Second, learner-centered strategy, or you can say learner-oriented method. Third, interactive strategy or interactive method. One by one हम इन सभी methods को go through करेंगे. Teacher-centered जो strategy है, इसके अंदर 3 methods आते हैं: lecture method, team teaching, वीडियो प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये कैसे है क्या है वो भी हम देखते हैं। देखो, टीचर सेंटर्ड में होता ये है कि जो टीचर है वही अपने तरीके से पढ़ाए। देखो, टीचर सेंटर में ये सारे पॉइंट आ जाएंगे जो लेक्चर मेथड में, कि टीचर जो भी प्लान करके आता है अपने फैक्ट्स को पढ़ाने के लिए, उसने वो पढ़ा दिया डायरेक्टली। लेक्चर मेथड में ये होता है ना कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर ने एंट्री की, जो भी कुछ उसने प्लानिंग की है उसने उसमें अपने लेक्चर में दे दिया। स्टूडेंट का सिर्फ यहाँ पे रोल यही रहेगा, वो सुनेंगे टीचर के पॉइंट्स को और नोट्स लेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से टीचर के प्लानिंग पे काम हो रहा है। और ये मेथड सक्सेसफुल तभी हो सकता है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ द टीचर पे। टीचर कितना फ्लुएंटली बोल पा रहा है, उसका बोलने का जो टोन है और स्टाइल है, जिससे कि स्टूडेंट क्लियरली कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हैं। सो ये मेथड बहुत सक्सेसफुल मेथड रहेगा। देन टीम टीचिंग। ठीक है, टीम टीचिंग में क्या होगा कि सब कुछ लेक्चर मेथड से ऐसा होगा, लेक्चर मेथड में एक टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ टीचर्स, ग्रुप ऑफ बैच इंस्ट्रक्टर्स भी पढ़ा सकते हैं। वीडियो प्रेजेंटेशन, लेक्चर मेथड एंड टीम टीचिंग दोनों का एक्सटेंडेड इम्प्रूव्ड मेथड है। यहाँ पर आप क्लासरूम में वर्चुअली, ठीक है, लाइक मान लो कि स्टूडेंट अपने घर पे है लेकिन उस वीडियो के जरिए वो टीचर से ऐसे पढ़ रहा है आमने सामने जैसे कि वो टीचर उनके सामने हो, तो दैट इज वीडियो प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी और लर्नर ओरिएंटेड मेथड। जैसे टीचर ओरिएंटेड मेथड में हमने पढ़ा कि जितने भी चीज़ें थे वो टीचर के इर्द गिर्द घूम रही थी, टीचर की प्लानिंग, टीचर का वे ऑफ टॉकिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी। नाउ हियर लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी में क्या होगा, यहाँ पर लर्नर के हिसाब से सारा काम होगा, लर्नर ही हर चीज में पार्टिसिपेट करेगा। पूरा पार्टिसिपेशन किसका होगा? लर्नर का होगा। सो इसके टाइप्स आप देख सकते हो, असाइनमेंट्स, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। राइट, अभी देखो वन बाय वन इसको देखेंगे। असाइनमेंट्स आपने देखो कॉलेजेस एंड स्कूल्स में मिलते ही थे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि
कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको असिस्ट किया जाता है टू एक्वायर इंडिविजुअल एकेडमिक कॉम्पिटेंस, मतलब उनको कहा जाता है कि आप भी एक तरीके से पार्टिसिपेट करो, कौन सबसे अच्छा असाइनमेंट बनाकर लाता है। और इसमें पूरा जो पड़ताल है, इन्वेस्टिगेशन है, इट इज डन बाय कंप्लीटली स्टूडेंट्स। ठीक है, केस स्टडी असाइनमेंट का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, इसलिए मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर स्टूडेंट काफी ज्यादा उसके अंदर इमर्ज होके पढ़ता है, रिसर्च करता है, इवेल्युएट करता है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये एक तरीके का रिसर्च बेस्ड सिस्टम होता है। ये स्टूडेंट को कंट्रोल्ड स्टेप्स कैसे यूज करना है और किस तरीके से पढ़ना है, कि कम स्टेप्स फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। ठीक है, ये हो जाता है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में, और दिस इज डिस्कवर्ड बाय सिडनी एल प्रेसी। ठीक है, नाउ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इसके अंदर होता है कंप्यूटर इज यूज टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जितनी भी मटेरियल है वो कंप्यूटर के द्वारा असिस्ट की जा रही है। ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर होता है यूं कि डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड इसके अंदर चाहे थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर ह्यूरिस्टिक मेथड एंड पार्टिसिपेशन ओनली डन बाय स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, लर्निंग हो रही है, डिस्कवरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल मेथड का एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है, ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर ह्यूरिस्टिक मेथड। नाउ थर्ड है आपका इंटरैक्टिव स्ट्रेटेजी, और सबसे ज्यादा आजकल यही फॉलो किया जाता है। सो ग्रुप डिस्कशन इसके अंदर आ गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग आ गई, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, रोल प्लेइंग मॉडल मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, एंड द लास्ट वन इज स्टिमुलेशन मेथड हो गया। ठीक है, इंटरैक्टिव स्ट्रेटेजी जो है वो स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर, दोनों का एक मिक्सअप है, एक तरीके से कह सकते हो। यहाँ पे पार्टिसिपेशन दोनों का होता है। जैसे आप देख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में टीचर, स्टूडेंट सभी लोग मिलकर अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, वो लोग एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, स्टूडेंट की थिंकिंग इंक्रीज होती है, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही चली जाती है। दे आर एक्सचेंजिंग देयर थॉट्स एंड आइडियाज, और इससे क्या होता है कि जो कोई भी टॉपिक या मैटर पढ़ा जा रहा है उसकी नॉलेज बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आप आराम से इंटरप्रेट कर सकते हो। सेकेंड वन इज योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये आपका ग्रुप क्रिएटिविटी एक्टिविटी हो गया। यहाँ पर कंक्लूजन्स और सॉल्यूशंस जो है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, उसको डिज़ाइन किया जाता है, कई सारे आइडियाज़ और सजेशंस को यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर इट। आप इसके अंदर आप कह सकते हैं डिबेट इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर होता यूँ है कि अब लाइक मान लो कि 2-3 स्टूडेंट्स को खड़े कर दिए, एक को एक टॉपिक के अगेंस्ट में बोलना है, एक को इसके फेवर में बोलना है, तो क्या हुआ, दे आर एक्सचेंजिंग देयर थॉट्स एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा, तो एक क्रिएटिविटी हुई। देन प्रोजेक्ट मेथड में आ जाता है, ये एक एडवांस्ड मेथड कहेंगे, जहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है, फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, दैट इज प्रैक्टिकल चीज़ें, जिस भी प्रिंसिपल पे पढ़ा जा रहा है उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करके देखना, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड का थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा आपका रोल प्लेइंग मेथड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रियलिस्टिक चीज़ों को, वहाँ पर तो हम प्रोजेक्ट एक मॉडल बना रहे हैं, बट यहाँ पर एक्चुअली जो चीज़ें हो रही है वहाँ पर जाकर उस चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नए नए एक्सपीरियंसेस को डेवलप करना, नई स्ट्रेटजीज को ट्राई करना, सपोर्टेड टू द एनवायरनमेंट। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मतलब इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, नए नए आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना बाय द यूजेस ऑफ फ्लिप चार्ट्स, पोस्टर्स, पावर पॉइंट, ताकि आप आराम से उन चीज़ों को समझें। ये प्रोसेस ऑफ टीचिंग है जहाँ पर समवन हाउ टू मेक और डू समथिंग इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब हर एक चीज़ को 1 by 1 करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत अच्छे से अप्लाई किया जा सकता है। स्टिमुलेशन मेथड के अंदर होता यूँ है, इट डेवलप्स द एबिलिटी इन एन इंडिविजुअल रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ये एक एबिलिटी डेवलप करता है किसी पर्सन के अंदर, ताकि उस प्रॉब्लम को और भी अच्छे से वो सॉल्व कर सके, नए नए तरीकों से सॉल्व कर सके। इसको आप रोल प्लेइंग स्ट्रांगली भी कह सकते हैं, जहाँ पर लर्नर परफॉर्म करता है आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट में। रोल प्लेइंग में क्या हो रहा था मेथड में कि आप रियलिस्टिक में जा रहे थे, यहाँ पर आर्टिफिशियली एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। जैसे लाइक मान लो मून के एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, हर एक चीज़, टेम्परेचर, ऑल दोज थिंग्स वहाँ पर इंक्लूड किए गए, और वहाँ पर चेक किया गया कि वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट होता होगा, क्या फीलिंग्स आती होंगी, क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। दैट इज स्टिमुलेशन मेथड, कि एक्चुअली नहीं वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, लेकिन आपने काफ़ी कुछ वहाँ पर पढ़ा है।
क्लियर है? अभी क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स द प्रेजेंटेशंस आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड. इनमें से कौन से लर्निंग मटेरियल्स में आपको प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और इंडिविजुअलाइज्ड वे में मिलेगा? तो टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटीज, जो आपके कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज से टेक्स्ट बुक्स दिए जाते थे या दिए जाते हैं, उसमें हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड होती है? डेफिनेटली नो. व्हाई? क्योंकि आप देखते हो वहां पर आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें होती है, आपको वहां पर खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आधी चीजें आपको वो पढ़नी ही नहीं है. तो इंडिविजुअलाइज तो नहीं हुआ. ठीक है, तो ये नहीं होगा. देन है जर्नल्स एंड द आर्टिकल्स रेकमेंडेड फॉर रीडिंग्स. मतलब कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ जर्नल्स एंड आर्टिकल्स को भी पढ़ना चाहिए, बट एक्चुअली नहीं पढ़ा जाता है ना? तो क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, वो आपको यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो ये चीजें भी नहीं होंगी. राइटिंग्स ऑफ ग्रेट थिंकर्स सिलेक्टेड फॉर रिफ्लेक्टिव रीडिंग्स. रिफ्लेक्टिव रीडिंग का मतलब ही होता है कि जब आपको पढ़ा दिया गया आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, अगेन ये भी एक्स्ट्रा पार्ट हो गया. देन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल एंड मॉड्यूलर लर्निंग मटेरियल. तो जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल एंड मॉड्यूलर लर्निंग मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हर एक चीजें आपको प्रोग्राम्ड मिल रही है. प्रोग्राम्ड का मतलब भी है स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, और मॉड्यूलर मतलब इंडिविजुअलाइज्ड करके. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. अगेन दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन December 2019 for 2 marks. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ आइडियलिज्म, कि टीचिंग करनी चाहिए, क्या नए नए तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं, तो वो सभी कुछ आ जाता है आपका मेथड्स ऑफ आइडियलिज्म में. ठीक है, तो सबसे पहले जो टीचिंग करते थे वो जनरल वे में ही पढ़ाते थे. ठीक है, मतलब कि इनफॉर्मल वे आप कह सकते हो. ठीक है, डायलेक्टिक मेथड्स, इनफॉर्मल डायलेक्टिक मेथड्स. वो टाइम पीरियड आपका रहेगा उपनिषदिक पीरियड. ठीक है, टाइम इन इंडिया. सो वहां पर जो भी मिला उसको डायरेक्टली वहां पर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, दैट इज इनफॉर्मल डायलेक्टिक मेथड. फिर धीरे धीरे नए नए आइडियलिस्टिक निकले. आइडियलिस्ट ने नए नए तरीके अप्लाई करने की कोशिश की, वेल प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड लेक्चर्स. ठीक है, तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉक्रेट्स, उन्होंने कहा क्वेश्चनिंग मेथड अप्लाई करते हैं कि एक दूसरे से सवालात करेंगे तो उसका जवाब आएगा, और इस तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ाई की जा सकती है, जानकारी हासिल की जा सकती है. देन प्लेटो ने कहा कन्वर्सेशनल मेथड करते हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, बातचीत करते करते कोई एक टॉपिक निकलेगा, उसकी जानकारी मिलेगी. दिस इज डन बाय प्लेटो. देन एरिस्टोटल ने कहा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स का यूज करते हैं. इंडक्टिव मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, किसी चीज के बारे में जांच पड़ताल करना, आगे बढ़ के जानते जाना दिस वे. हेजल ने कहा लॉजिकल मेथड अप्लाई करते हैं, लॉजिक का यूज करके. पेस्टोलॉजी ने कहा सेल्फ एक्टिविटी मेथड करते हैं, अपने हिसाब से नई नई एक्टिविटीज करके. हर्बर्ट ने कहा डिस्कशन मेथड, जैसे कि कॉन्वर्जेशनल मेथड हुआ, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करना, एक्सचेंज करना अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ. फ्रॉबल्स ने कहा मेटाफोर ऑफ किंडर गार्टन का यूज करने के लिए, तो ये भी एक तरीके से जो किंडर गार्टन था उसके जो भी वे थे पढ़ाने के, उसको फ्रॉबल्स ने कहा कि हम यूज करेंगे. देन टीचिंग फीचर्स क्या है? टीचिंग फीचर्स के अंदर आ जाता है स्टेप्स इन इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग जब करते हैं तो उस टाइप पे क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? तो पहले जानते हैं इंडक्टिव रीजनिंग क्या है. तो मैंने अभी आपको बताया कि इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि जो लर्नर है जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहा है, इन दिस अप्रोच वो उसके बारे में और जानकारी हासिल करता है, नए नए पैटर्न्स को देखता है, पैटर्न्स को बार बार देखने के बाद एक रूल क्रिएट करता है, और इस तरीके से वो प्रैक्टिस करता है. सो इसके अंदर करने की क्या जरूरत है? सबसे पहले आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब पहचानोगे. ठीक है, देन उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए इंफॉर्मेशन दैट इज डेटा को सर्च करोगे, और जब डेटा मिल जाओ तो उसको ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब अरेंज करोगे. जब आप अरेंज करेंगे तो आपको कई सारे सॉल्यूशंस मिलते चलेंगे फॉर द प्रॉब्लम यू आर सर्चिंग. अब जो अप्रोप्रिएट होगा आप उसको वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाओगे, और उससे पहले जो इनअप्रोप्रिएट लगेगा या कम बेहतर लगेगा उसको एलिमिनेट करोगे. सो दिस इज ऑल कम्स अंडर इंडक्टिव रीजनिंग. क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन में आपका December 2019 for 2 marks पूछा गया है. क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासरूम रिलेटेड फैक्टर्स
दैट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इनमें से कौन सा जो फैक्टर है इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। सो पहला है प्रायर टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का जैसे बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग उससे रेलेवेंट जो टास्क है उसको पहले कराना चाहिए। डेफिनेटली स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेक्शन होगा, तो ये तो होना ही चाहिए। ए कहाँ पर है, फर्स्ट में है एंड थर्ड में है, सेकेंड एंड फोर्थ में नहीं है, तो ये दोनों हो जाते हैं एलिमिनेट। अब देखो अधेरेंस टू लीनियर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बाय द टीचर। जिस भी तरीके से टीचर ने स्टार्ट किया है पढ़ाने से वो उसी तरीके से एंटायर क्लास में पढ़ाए, उसी वे ऑफ टीचिंग को हमेशा अपने साथ पकड़े रखे। तो इससे क्या होगा कि टीचर जो है, अगर टीचर किसी पॉइंट से चिपका हुआ है, वो जिस तरीके से पढ़ा रहा है एग्जैक्टली सेम तरीके से स्टूडेंट का भी जो इंटरेक्शन और इंटरेस्ट है वो भी वहाँ पर बना रहेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में ए और बी तो है ही, सी और डी जो है अब वो डिसाइडिंग फैक्टर है। सी कहता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दिस फैमिली टू विच लर्नर्स बिलोंग। लर्नर कैसे फैमिली से बिलोंग करता है, उसका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। इज इट एक्चुअली अफेक्टिंग द टीचिंग? डेफिनेटली नो। वहाँ पर टीचर स्टूडेंट के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय द टीचर। टीचर अगर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज जो उनको प्रोवाइड किए गए उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है या फिर कर पा रहा है, तो ये भी एक तरीके का फैक्टर होगा, तो ये भी हो जाएगा। तो मतलब आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया है, थर्ड वन योर करेक्ट आंसर। नाउ कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, उसको भी देखें तो स्टूडेंट के कल्चरल बैकग्राउंड मतलब कि वो सही से कोई भी चीज़ एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो आपका करेक्ट क्या होगा, थर्ड वन, दैट इज ए बी डी। नाउ आगे आ जाते हैं टीचिंग फीचर्स के बारे में जानते हैं। टीचिंग फीचर्स में आपका आ जाता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होती है तो वो आपको स्टेप से ही पता चल जाएगा, मतलब धीरे धीरे हर एक चीज़ को पढ़ाना। क्लियर है? तो इसको सबसे पहले तो डिस्कवर किया गया ड्वेलाइट एलन के द्वारा, बिलोंग्स टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम स्किल को डिफाइन करते हैं। स्किल मतलब वे ऑफ टीचिंग और वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब कि परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेसन को प्लान किया जाता है कि लेसन को कैसे पढ़ाना है, एंड देन उस लेसन को टीच किया जाता है, एंड देन डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन इसलिए किया जाता है ताकि हम वहाँ पर इवेल्युएट कर सकें कि जो पर्टिकुलर चीज़ें जिस टॉपिक के बारे में जिस लेसन को पढ़ाया जा रहा है क्या स्टूडेंट तक वो सही तरीके से कन्वे हो पाई है, स्टूडेंट सीख पाए हैं सारे के सारे कि नहीं। अगर नहीं सीख पाए हैं, अगेन फिर से रीप्लानिंग किया जाता है उस टॉपिक के लिए, उस लेसन के लिए, कि दोबारा से कि नए तरीके अप्लाई किए जाते हैं, ताकि इस मेथड से अगर स्टूडेंट नहीं सीख पाया तो नए मेथड को अप्लाई करके देखते हैं, उससे शायद सीख पाए। फिर है उसके बाद आपका दोबारा से टीच किया जाएगा, फिर से डिस्कशन किया जाएगा, मतलब एक तरीके से इवेलुएट किया जाएगा। फिर से वो चेक करेंगे कि क्या सारे स्टूडेंट सीख पाए, नहीं सीख पाए हैं तो अगेन रीप्लानिंग होगी, अगेन री टीचिंग होगी, अगेन री डिस्कशन होगा। ये तब तक होता जाएगा जब तक कि डिजायर्ड लेवल ऑफ स्किल को अचीव नहीं किया जा सका हो, राइट। फिर व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन टीचिंग। ठीक है, जब टीचिंग हो रही है तो क्या चीजें होनी ही चाहिए, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले तो टीचिंग 3 वेरिएबल्स को होल्ड करके चलता है। एक टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। टीचर नहीं होगा तो टीचिंग नहीं हो सकती है, स्टूडेंट नहीं होगा तो नहीं हो सकती, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होंगे तो भी नहीं हो सकते हैं। सो these three variables are interconnected, interrelated to each other. प्रोफेशनलिज्म दोनों में होना चाहिए, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो। अगर टीचर सिखा रहा है तो उसको पूरे प्रोफेशन के साथ सिखाना चाहिए और लर्नर को सीखना चाहिए। इन्वायरमेंट बिल्कुल सूटेबल हो, ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स हल्ला कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट सुनना चाह रहे हैं टीचर फोन पे बात कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट अच्छा बना होना चाहिए, आसपास में शांति होनी चाहिए। देन टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर को स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि स्टूडेंट अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है तो उसके अंदर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि वो टीचर से नहीं पूछ पा रहा है। स्टूडेंट्स डिसिप्लिन,
स्टूडेंट बिल्कुल अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर लगाए ताकि वो उस कॉन्सेप्ट को सीख पाए। टीचर स्टूडेंट्स डिवोशन टू टीचिंग एंड लर्निंग। लास्ट आप ये कह सकते हैं कि टीचर अपना पढ़ाई कराने में पूरा डिवोशन दे और टीचर सीखने में, जो स्टूडेंट है वो सीखने में, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक, टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स क्या होते हैं? जब पढ़ाते हैं, पढ़ाते वक्त हमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है ना, ताकि जो पढ़ाने का तरीका है उसको और भी इफेक्टिव और इजी बनाया जा सके, ताकि कोई भी कंसेप्ट स्टूडेंट्स और भी आसानी से सीखे। तो उसके लिए हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड बाय टीचर। कहाँ पर? क्लासरूम में। क्यों? ताकि टीचिंग को और भी इफेक्टिव और इजी बनाया जा सके, ताकि स्टूडेंट आसानी से समझें। ठीक है, अब इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो वीडियो एड्स। ठीक है, ऑडियो में क्या होता है? सेंस ऑफ हियरिंग, सुनकर कुछ, मतलब लाइक मान लो कोई स्टोरी सुनाकर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लैंग्वेज लेबोरेटरीज, इन सभी का यूज़ करके। विजुअल एड्स में कोई भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसको आप एज अ वीडियो दिखाते हो, चॉक बोर्ड्स का यूज़ करके, सॉफ्ट बोर्ड्स का, मैप्स, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, तो इंटरेक्टिव बनेगा, चीज़ें देखकर बच्चे ज़्यादा समझेंगे। वैसे भी मूवीज़ देखना, शॉर्ट फिल्म्स देखना स्टूडेंट्स को वैसे भी बहुत पसंद होते हैं। ऑडियो वीडियो एड्स का दोनों का मिक्सअप यूज़ करके आप और भी अच्छा बता सकते हो, टेलीविजन में फिल्म दिखाकर, कंप्यूटर्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ऑल दोज थिंग्स। अब कुछ एक्स्ट्रा टीचिंग एड्स भी होते हैं, लाइक चार्ट। चार्ट का यूज़ आप कर सकते हो किसी भी डायग्राम के फॉर्म, उसके फैक्ट्स को बताने के लिए, टेबल्स को बताने के लिए, ग्राफ्स को बताने के लिए, वर्ड्स के आउटलाइंस और डेफिनेशंस को बताने के लिए। फ्लैश कार्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, सेट होता है उनको, उसके अंदर नंबर्स, लेटर्स, पिक्चर्स, वर्ड्स लिखे होते हैं। इसको आप कोई भी फैक्ट या फिर कोई भी चीज़ को याद करवाने में, रिकॉल करवाने के लिए, मेमोरी इन्हेंस कराने के लिए यूज़ कर सकते हो। देन फ्लिप चार्ट्स क्या होते हैं? जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ा रहे हो, लार्ज ग्रुप्स को एक ही साथ पढ़ा रहे हो, इन दैट टाइम फ्लिप चार्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं। एक लेसन को आप टीच कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस एंड प्रोसेसेस हैं, वन बाय वन अगर आप उसको फ्लिप चार्ट्स का यूज़ करके बताते हो तो वो इंटरेक्टिव होता है और ईजिली रिमेम्बरेंस वाला होता है। मैप्स का यूज़ आप सोशल स्टडीज़ में करा सकते हो, बहुत सारे स्टेट्स और कई सारे कंट्रीज़, टेरिटरीज, उन सभी के बीच में स्पेशल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए। न्यूज़पेपर्स का आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, कल्चर्स हैं, ग्रामर, करंट इवेंट्स, उन सभी को वहाँ पर डिस्कस करने के लिए। अगर आप डेली लाइफ में जो चीज़ें इवेंट्स हो रही है उसको पढ़ाई में यूज़ करवाते हो, स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ाकर आप वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ को तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर्स को भी क्लियर करवा रहे हैं, तो इंटरेक्शन बढ़ेगा। देन ग्राफ्स का यूज़ आप कर सकते हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाने के लिए, सोशल स्टडीज़ में कर सकते हैं, नंबर्स एंड रेशियोज़ को दिखाने के लिए कर सकते हैं, मेल टू फीमेल रेशियो दिखाने के लिए कर सकते हैं। सर्वेज आप कर सकते हैं, सर्वेज का यूज़ हम टीचर टू गेन फीडबैक। सर्वेज में क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हो, हाँ, और आपने कह दिया कि सर्वे करना है, मतलब हर एक से जानकारी लेनी है, तो इससे क्या होगा, आपको एक्चुअल में नॉलेज मिलेगी कि एक्चुअली क्या चल रहा है। ठीक है, फीडबैक आपको मिल जाएगा आसानी से। हार्डवेयर की बात कर लें तो हार्डवेयर में रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, जो अभी हमने ऑडियो वीडियो, ये सारे के सारे जो एड्स पढ़े वो हार्डवेयर में आ जाता है। सॉफ्टवेयर में आपका बोर्ड, कार्टून्स, मॉडल्स, इनका यूज़ कर सकते हो। सो ये कुछ एडिशनल टीचिंग एड्स थे। नाउ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू तो हम हमेशा पढ़ते चले हैं, लेकिन लर्नर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, लर्नर का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। एक आइडियल लर्नर कैसा हो सकता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। लर्नर हमेशा रेडी हो, रेडीनेस उसके अंदर एक फीचर हो। रेडीनेस इन द सेंस कि अगर टीचर कहता है कि अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये टॉपिक या पढ़ाने वाली हूँ ये टॉपिक, तो हमेशा लर्नर मोटिवेटेड रहे कि हाँ मुझे पढ़ना है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहे नई चीज़ों को जानने की, इंटरेस्ट हमेशा बना रहे। तो हमेशा लर्नर को रेडी होना चाहिए। जो भी टीचर उसको पढ़ाकर जा रहा है उसकी वो प्रैक्टिस ज़रूर करे, एक्सरसाइज ज़रूर करे। साथ ही अगर लर्नर खुद ही देख रहा है कि वो कोई चीज़ को नहीं कर पा रहा है, उसने टाइम पे उस काम को कंप्लीट नहीं किया, तो उसको पनिशमेंट्स जो टीचर देता है
उन सभी को अपनाना चाहिए, ताकि आगे वो पनिशमेंट उसके लिए एक लेसन रहे कि नहीं मुझे काम करना है, नहीं तो मुझे वैसी पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। देन एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स की बात करें लर्नर की, तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एनकरेजिंग बिहेवियर होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, कुछ भी अच्छा सीखने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। एक लर्नर में कभी भी एंगर एंड जेलसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लर्नर की कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ को बहुत ही कमज़ोर कर देता है। होता है ना कभी कभी एक क्लास में एक स्टूडेंट है जो हमेशा फर्स्ट आता था, एक बार ऐसा हुआ कि वो थर्ड आ गया, तो उसके अंदर कई सारा गुस्सा आ गया, जेलसी आ गई कि ये दोनों मुझसे आगे कैसे निकल गए, तो जो भी उसकी नॉलेज थी वो भी और कम होती चलेगी, कल को वो थर्ड आ रहा है तो शायद वो फिफ्थ भी ना आ पाए, राइट। तो एंगर एंड जेलसी नहीं होनी चाहिए। देन स्लो बिगनिंग फॉलोड बाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो उस टॉपिक को आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें। धीरे धीरे पढ़ोगे, आसान आसान चीज़ों को उठाकर वन बाय वन पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग हमेशा स्लो होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगेन पूछा गया है दिसंबर 2019 में फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफरेंशिएट टीचिंग फ्रॉम लर्निंग। इनमें से कौन से स्टेटमेंट में टीचिंग और लर्निंग के बीच में डिफरेंस को दिखाया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। यस, वाइल करके यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि टीचिंग एक सोशल एक्ट है, तो ऑन द अदर हैंड लर्निंग जो है पर्सनल एक्ट है। तो ए से तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जा रहा है। एलिमिनेट कर लीजिए। तो ए आपका फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, बट थर्ड एंड फोर्थ में नहीं आ रहा। तो आपको इतना तो पता चल गया कि आपको दो ही ऑप्शन से फाइंड आउट करना है। बी को चेक कर लेते हैं। तो टीचिंग एम्प्लाइज इज लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को इम्प्लाइज करता है, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो नहीं बताया जा रहा है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट। और ऑप्शन बी कहाँ पर है, सेकेंड वाले में, तो ये भी एलिमिनेट। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज ए, सी एंड ई। अब इस सी को देख लीजिए। टीचिंग इज लाइक सेलिंग वाइल लर्निंग इज लाइक बाइंग। अब देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जा रहा है, टीचिंग अगर सेलिंग की तरह है तो लर्निंग बाइंग की तरह है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट। डी को चेक करो। टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा है कि स्टेटमेंट है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ई को चेक करो। इन टीचिंग इन्फ्लुएंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लर्निंग एंड लर्नर। टीचिंग में इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा किसकी तरफ होता है, लर्निंग और लर्नर की तरफ। बल्कि अगर हम बात करें लर्निंग की तो इट यूजुअली टुवर्ड्स वन सेल्फ। तो अगेन यहाँ पर भी डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो ए सी ई दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब आगे आ जाते हैं। इस पे एक प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया। तो 5 बेसिकली स्टेप्स होते हैं टीचिंग प्रोसेस के अंदर। पहला होता है प्रिपरेशन, जिसको आप कह सकते हो प्लानिंग भी। ठीक है, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, जिसको आप कह सकते हो इम्प्लीमेंटेशन भी। ठीक है, थर्ड होता है कंपैरिजन, आप इसको डिस्कशन भी कह सकते हो, और जनरलाइजेशन, एंड देन लास्ट वन इज योर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड देन एप्लीकेशन। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेज ये टीचिंग का, इवेल्युएशन सिस्टम। इवेल्युएशन सिस्टम का मतलब होता है जब पढ़ाई हो जाती है, टीचर ने जो लेसन पढ़ाना था वो उसने पढ़ा लिया है, कन्वे भी कर दिया अपने लर्नर्स तक। अब टीचर ये चेक करना चाहता है कि जो भी उसने पढ़ाया है क्या लर्नर ने सीखा है। तो कुछ डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है ताकि टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को स्टूडेंट ने अचीव किया है या नहीं। तो इसके अंतर्गत एग्जामिनेशंस होते हैं, साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल मतलब वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं। फिलोसॉफिकल इवेल्युएशन होता है। तो साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन के अंदर प्रोजेक्टिव टेस्ट, कुछ प्रोजेक्ट दे दिया गया। सो रोर्सचेस जो थे, रोर्सचेच टेस्ट एक होता है जिसको स्विस साइकेट्रिस्ट हार्मन ने इन्वेंट किया था 1920s में। एक टैट होता है आपका, दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हेनरी मुरे के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1930s में। अब हमने पुराने तरीके देख लिए, नॉर्मल तरीके देख लिए, आजकल मॉडर्न कंसेप्ट क्या यूज़ किए जा रहे हैं टीचिंग के। तो एक तो क्वेश्चनिंग मेथड है, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, स्टूडेंट टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन करता है, सो दे कैन क्लियर द डाउट्स। डिस्कशन मेथड है। डिस्कशन मेथड में होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट के डायरेक्टली डाउट्स को क्लियर कर लेता है, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं और टीचर डायरेक्ट डिस्कस करके
उनके डाउट्स को क्लियर करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन मेथड। यहाँ पर एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, आफ्टर द टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन, उसको इन्वेस्टिगेट करता है। मतलब जब भी टीचर ने कुछ पढ़ा दिया उसके बारे में और भी जानना, और भी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना, डिटेक्ट करना इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। इट कैन बी फॉलोड बाय एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स टू द स्टूडेंट्स। तो जो भी थॉट्स है वो अपने थॉट्स को और एक्सप्रेस करने के लिए उस चीज़ों को देखता है आगे। एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिगेशन और इस एक्सप्रेशन साथ ही साथ चलते हैं, कई सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करके उन चीज़ों को के बारे में जानकारी हासिल करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट बताया कि आपको क्वेश्चनिंग, अब क्वेश्चनिंग क्यों की जाती है, उसके पर्पसेस क्यों हैं। तो नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अगर टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है तो वो चेक कर रहा है कि स्टूडेंट जो है वो जो मैंने पढ़ाया था उसको उसके बारे में नॉलेज हुई कि नहीं। अगर स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपनी डिफिकल्टी बता रहा है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता, हेल्प कर दो। अगर टीचर कुछ कॉन्टेस्ट रखता है कि हाँ इस क्लास में मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगी, 10 क्वेश्चन में से सभी ने करेक्ट आंसर दिए, जिन लोगों ने उनके लिए क्लैप्स करवा दिया, छोटे मोटे गिफ्ट्स दे दिए, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बढ़ेगा, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा उनकी जो नॉलेज वो बढ़ेगी। ठीक है, तो अप्लाई नॉलेज। नाउ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो यहाँ पर हम टोटल 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग को देखेंगे। फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, ये पहला लेवल होता है आपका। सेकेंड लेवल होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। थर्ड लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, अब इन तीनों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो मेमोरी लेवल में होता ये है कि चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता। लाइक मान लो स्टूडेंट जब पहली बार पढ़ता है एक बच्चा, उसको कहा जाता है ए से लेकर जेड तक याद कर लो, फर्स्ट से लेकर 100 तक याद कर लो। ठीक है, मतलब वगैरह कुछ नहीं बताना, थॉटलेस टीचिंग होती है यहाँ पर, चीज़ों को सिर्फ याद कराया जाता है। मेमोरी मतलब याद करवाना। अंडरस्टैंडिंग लेवल जहाँ पर थॉटफुल टीचिंग होती है। ठीक है, चीज़ें समझाई भी जाती हैं, याद भी कराई जाती है, तो जैसे इसका नाम अंडरस्टैंडिंग लेवल है। जब टीचर पढ़ा देता है और स्टूडेंट उसके बारे में और एक्सप्लोर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उसको हम अपर थॉटफुल लेवल टीचिंग भी कहते हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। क्लियर है। अब इस पे बेस देखना, क्वेश्चन एक पूछा है दिसंबर 2019 में फॉर 2 मार्क्स। विच ऑफ द लर्निंग आउटकम्स आर इंटेंडेड इन टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, इनमें से कौन सा लर्निंग आउटकम्स जो है इंटेंड किया गया है टीचिंग के लिए। ठीक है, टीचिंग ऑर्गेनाइज अंडरस्टैंडिंग लेवल में, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल को कौन बताता है यहाँ पर। अभी आपने पढ़ा चीज़ों और जो आपके फैक्ट्स है उसके बारे में। तो लॉन्गर रिकॉल और रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, रिकॉल का मतलब होता है मेमोराइज करना, तो ये तो नहीं होगा। सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स अमंग फैक्ट्स, फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या नया पैटर्न निकल के आया, समझना है ना, और समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज, क्रिएटिविटी करना, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन करना रिफ्लेक्टिव का काम होता है, तो ये तो नहीं होगा। मैस्ट्री ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में और जानकारी करना, मैस्ट्री करना, दैट इज अगेन रिफ्लेक्टिव वन, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर आपका होगा सेकेंड क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो आपने देखा यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए, जहाँ पे क्वेश्चन इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों लेवल में आपको मिल रहे होंगे, एंड इट्स ऑल कम्स अंडर योर कंसेप्ट एंड बेसिक एंड लॉजिकल नॉलेज। कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको बताया, तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के साथ हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग को देखा, कॉन्सेप्ट्स देखे हमने, कॉन्सेप्ट्स क्या है टीचिंग के, टाइप्स देखा हमने, है ना, और अब कह सकते हैं टीचिंग एड्स हमने देखे, टाइप्स ऑफ टीचिंग, और साथ ही के साथ हमने यहाँ पर टीचिंग के लास्ट में हमने लेवल ऑफ टीचिंग्स भी देखी। तो कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। यूजफुल टिप्स में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अभी जो भी आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे उस पर आप खुद के क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन को फ्रेम करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आप कोशिश करें शॉर्ट नोट्स बनाएं एक ही पेज में, और उसको आप पिनअप करके रखें, उसको गुम ना करें, और जब रिवीजन करें तो उस शॉर्ट नोट वाले पेज को देखें तो आपको आसानी से वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के बताने वाली हूँ, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है और भी बेहतर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।